डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और आपका एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी चल रही होगी। अब मैं बिना देर किए हुए जो सेट आपका 2020 का थर्ड सेट है उसका 346 यू का हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। पिछले हमने आपको प्रश्न नंबर 5 के गा और उसका अथवा क्वेश्चन बताया था। अब हम प्रश्न नंबर 5 घा की बात करते हैं। 5 घा में क्या दिया है? सूर्य में हाइड्रोजन नाभिकों के संलयन की अभिक्रिया लिखिए। सूर्य में 1 किलोग्राम हाइड्रोजन के संलयन में मुक्त ऊर्जा की गणना MeV में बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, जो आपकी हीलियम नाभिक बनता है अर्थात जो नाभिक के संलयन की अभिक्रिया है उसमें क्या है, 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर के या 4 प्रोटॉन मिलकर के एक हीलियम बनाते हैं। एक क्रिया आपकी संलयन अभिक्रिया के अंतर्गत होती है। तो किस तरह से इसकी अभिक्रिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, यह है उत्तर नंबर 5 घा। 5 घा में क्या है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया नाभिकीय संलयन अभिक्रिया किसमें है? सूर्य में। सूर्य में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, 4 जो आपके हाइड्रोजन परमाणु है अर्थात बनस्पन कह सकते हो, इसे प्रोटॉन भी कह सकते हो, मिलकर के क्या करते हैं, एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं अर्थात He4। और इसमें क्या है, साथ में आपकी क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। कितनी? 27.6 MeV, इतनी इसमें ऊर्जा निकलती है। अब आप देखिए यहाँ से 27.6 MeV ऊर्जा जो निकलती है, इसके साथ साथ क्या होता है, इसके साथ जो है वो न्यूट्रॉन भी निकलते हैं, है ना। क्यों निकलते हैं? क्योंकि यहाँ पर पॉजिट्रॉन भी बनता है। पॉजिट्रॉन क्या होता है, देखिए, पॉजिट्रॉन होता है +1 E0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है -1 0। तो इलेक्ट्रॉन का अपोजिट कण जो है क्या है, वो आपका पॉजिट्रॉन है। और कितने निकलते हैं? 2 निकलते हैं। और इसके साथ निकलेंगे ये न्यूट्रिनो, अर्थात आप जानते हैं, तो न्यूट्रिनो के साथ क्या निकलते हैं, पॉजिट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, और साथ में यहाँ पर 4 गामा कण भी निकलते हैं, गामा। तो अब यहाँ पे देखिए, इस समीकरण को पहले संतुलित करते हैं। देखिए कैसे, 4 से गुणा करेंगे, 4 आपकी हो गई क्या, प्रोटॉनों की संख्या, और 4 यानी परमाणु क्रमांक 4 हो गया, और 4 परमाणु भार हो गया। यहाँ देखिए 2 परमाणु भार ये हैं और 2 ये हो गए, 4 हो गए, बराबर हो गया। 4 यहाँ से 0 जोड़ देंगे, इतना हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये समीकरण आपकी बैलेंस है। तो अब आपको ये पता लग गया अच्छी तरह से कि 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से कितनी है, इतनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो अब हम निकालेंगे कि 1 किलोग्राम हाइड्रोजन से कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, ये बात आपको निकालनी है। तो यहाँ से देखिए, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान ये होता है 1.672 × 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, 4 प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 4 × 1.672 × 10⁻27 किलोग्राम। इसको हम गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 से 28 के 8, 4 से 24 और 2 26 की 6, 4 एकम 4 और 2 6, तो 6.688 × 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, अब ये 4 प्रोटॉन है, यानी कि इतने किलोग्राम से क्या है, इतनी MeV ऊर्जा मुक्त होती है। तो 1 से कितनी होगी, इससे भाग दे देंगे हम। तो देखिए, 1 किलोग्राम हाइड्रोजन से मुक्त होने वाली
ऊर्जा क्या हो जाएगी, कुल ऊर्जा आपके पास कितनी है 27.6 MeV और बटन क्या आ जाएगा, इसको इतने से भाग दे दीजिए 6.688 गुणा 10⁻⁻27 MeV। तो इसको जब हम भाग देंगे तो आपकी जो ऊर्जा आएगी वो 3.88 गुणा 10⁻27। यहाँ अगर हम डबल जीरो बढ़ा लें तो 6 × 18 से 4 लग नहीं पाएंगे, तो 3.88 गुणा 10⁻, ये ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी प्लस 27 जूल, सॉरी जूल नहीं MeV। इतनी ऊर्जा जो है इसमें 4 किससे हाइड्रोजन परमाणु से मुक्त हो गई या प्रोटॉन से मुक्त हो गई। तो ये बड़ा आसान सा है, ये आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी 27.6 MeV। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको पता है बड़े प्रोटॉन होता है और 4 से गुणा करें तो 4 है प्रोटॉन, तो यहाँ से कितना आ गया किलोग्राम, यानी कितने किलोग्राम द्रव्यमान से इतनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो 1 किलोग्राम से कितनी होगी, इससे हम इसको भाग दे देंगे, ऊर्जा आपको पता लगेगी। ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इसमें आपने सीरीज पढ़ी होगी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सीरीज पढ़ी है, लाइमन बामर 5 ब्रैकेट। तो उसी संबंधित एक सवाल है ये 5वां उत्तर 5वां खंड। इसमें कहा गया है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन तथा बामर श्रेणी की प्रथम रेखाओं की तरंगदैर्घ्य के व्यंजक रेडबर्ग नियतांक के पदों में लिखिए। लाइमन तथा बामर श्रेणी की दीर्घ तरंगदैर्घ्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां से देखिए, इनके सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रथम रेखाओं की तरंगदैर्घ्य के व्यंजक रेडबर्ग के पदों में लिखना है हमें। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो पहले तो हम लाइमन श्रेणी की बात करते हैं। लाइमन श्रेणी की पहली रेखा, लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य, ठीक है, 1/लैम्डा बराबर सूत्र क्या होता है, R 1/n1² माइनस 1/n2², ये होता है। अब प्रथम रेखा कैसे बनती है, जब कोई जो है इलेक्ट्रॉन क्या होता है दूसरे ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आता है, अर्थात निम्न ऊर्जा स्तर का मान क्या है n1 कहलाता है, ये वो कहलाता है n2। तो n1 का मान हो गया 1 और n2 का मान हो गया 2। तो इसके लिए लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए जो n1 का मान है वो तो आपका 1 होगा और n2 का मान होगा आपका 2। इसे हम क्या करेंगे, लाइमन बामर 2 निकाल लें तो इसके लिए लैम्डा 1 लिख लो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ वैल्यू रख दीजिए 1/λ1 बराबर r और 1/1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो गया आपका r 1 माइनस 1/3 गुणा करो 4 × 4 में से गया 3, तो 3r/4। तो लैम्डा 1 बराबर हो गया 4/3r। ये आपकी जो लाइमन श्रेणी की तरंगदैर्घ्य जो है वो रेडबर्ग नियतांक r के पदों में होगी। अब हम बामर की बात करते हैं। बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य के लिए क्या होगा, यहाँ पर जो है n1 बराबर आपका 2 होगा और n2 बराबर होगा आपका 3। ऐसा क्यों है, क्योंकि बामर श्रेणी कब बनती है, जब उच्च ऊर्जा स्तरों से इलेक्ट्रॉन क्या होता है दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है, तब उससे जो रेखाएं बनेगी वो आपकी कहलाएंगी क्या, बामर श्रेणी की रेखाएं कहलाती है। तो पहली रेखा की बात कर रहे हैं
तो n1 बराबर 2 हो जाएगा, तो 2 पे आ गिरेगी और कहाँ से आएगी पहली रेखा, 3 से आएगी। ठीक, तो इस तरह से हम सूत्र फिर लगा देंगे यहाँ पे, लैम्डा 2 लिख लो इसके लिए, r इस फार्मूले में मान रखेंगे तो 1/n1 का मान 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, और इस तरह से 36 एलसीएम हो गया तो 9 माइनस 4 5r/36, जो आप देख रहे हो। तो यहाँ लैम्डा 2 बराबर कितना हो गया, 36/5r। ये आपकी बामर श्रेणी में पहली रेखा की संदर्भ आ गई। ठीक है, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि लाइन और बामर श्रेणी की दीर्घतम तरंग दैर्ध्यों का अनुपात बताइए। जो पहली रेखा होती है उसकी तरंग दैर्ध्य जो होती है वो दीर्घ तरंग दैर्ध्य ही होती है, सबसे बड़ी रेखा वही होती है। बामर श्रेणी में भी ऐसा ही है, पहली रेखा को दीर्घ तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अर्थात लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का आपको अनुपात निकालना है। तो देखिए, लाइमन तथा बामर श्रेणी की दीर्घतम तरंग दैर्ध्यों का अनुपात बराबर लैम्डा 1/λ2। लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है, ये आपकी है 4/3r और इसकी है 5r/36। तो 4 में 36, r से r कट गया तो ये 5/27 हो गया। अर्थात जो अनुपात आ गया कितना, लैम्डा 1 अनुपात लैम्डा 2 बराबर 5/27। ये आपका जो है एक आंसर आ गया। अच्छा सा देख लिया होगा आपने। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आपको बताया भी था समांतर प्लेट संधारित्र और समांतर पट संधारित्र, जिसके बीच में पट्टी रखी है, दोनों में से एक जरूर आता रहता है, तो दोनों को आप अच्छी तरह तैयार कर लीजिए। तो ये उत्तर नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। उत्तर नंबर 6, इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, देखो, समांतर प्लेट संधारित्र, इसके नाम से पता लग रहा है कि दो प्लेटें हैं जो समांतर हैं, अर्थात यहां से हम बना सकते हैं इस तरह से। देखिए, इसको हम सीधा करके बनाएं। ये आपका जो है इस समांतर प्लेट है, इसका नाम एक्स है, वाई प्लेट है, और यहाँ से एक स्टैंड है टाइप का, इसके यहाँ तार इसमें लगा दिया हमने, और इसको हमने क्या किया, पृथ्वी से जोड़ दिया। और इस तरह से इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। प्लस आवेश है, माइनस उत्पन्न हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से इनके जो बीच की दूरी है वो d है, और इनके बीच में वायु भरी हुई है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटें x और y एक दूसरे से d दूरी पर रखी हुई हैं, और इनका जो क्षेत्रफल है प्लेटों का वो कैपिटल A है। इनके बीच में वायु भरी हुई है, इसे हम वायु संधारित्र भी कह सकते हैं। अब इसकी y प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। प्लेट x को हम क्या करते हैं, प्लस q आवेश देते हैं। जब प्लस q आवेश देते हैं तो वैद्युत प्रेरण के कारण क्या होगा, इसके
वाई प्लेट के आंतरिक भाग पर माइनस आवेश आ जाएगा, अर्थात ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। इस ऋण आवेश के कारण क्या होगा, वाई प्लेट के बाहरी पृष्ठ पर प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है। वो प्लस आवेश क्या होता है, पृथ्वी से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उनके द्वारा क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है, निरावेशित कर दिया जाता है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, प्लस आवेश, यहाँ पर माइनस आवेश, अर्थात इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण इनके बीच में क्या होगा, विभवांतर भी उत्पन्न होगा। तो पहले हम इन प्लेटों के बीच में क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो, ये आप जानते हैं। सिग्मा है पृष्ठ आवेश घनत्व, यदि प्रत्येक प्लेट पर Q आवेश है, Q आवेश है और प्रत्येक का क्षेत्रफल A है, तो क्या होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होगा, Q अपान A। अब सिग्मा मान है रख दीजिए, तो E बराबर क्या हो जाएगा, Q एप्सिलॉन जीरो A। ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण प्लेटों के बीच में विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर V बराबर क्या होता है, E बराबर B अपान D होता है। इसको ऐसे करें, E बराबर क्या होता है, B अपान D। ठीक है, V है प्लेटों के बीच विभवांतर, V है, तो क्या होगा, E की जगह B अपान D रख दीजिए हम, तो क्या आएगा यहाँ से, E की जगह B अपान D रखें, B अपान D बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन जीरो A। तो हमें मान यहाँ से B का निकाल लीजिए, तो B बराबर क्या हो जाएगा, QD अपान में एप्सिलॉन जीरो A। अब संधारित्र की धारिता निकालनी है, तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, संधारित्र की धारिता C बराबर होता है Q अपान B। ठीक है, ये हमारा नीचे Q बटे QD अपान में एप्सिलॉन जीरो A ऊपर पहुंच जाएगा ये, तो यहाँ से Q से Q कट गया, तो C बराबर क्या हो गया, एप्सिलॉन जीरो A अपान में D। ठीक है, तो इस तरह से आपकी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र आ गया बहुत आसान तरीके से। पहले E निकाल लो, फिर सिग्मा निकाल लो, उसकी वैल्यू रख दो उठा के, और इसमें वोल्टेज आपको दिया हुआ विभवांतर है, इसके आप लगा दीजिए, तो मान रख दीजिए, इस तरह से हो जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये तो बात जब हुई जब इसके बीच में क्या है, वायु भरी हुई। अगर वायु के स्थान पर क्या है, मान लीजिए कोई पराबैंगनी पदार्थ रखा हुआ है, तो उसका परावर्तन पर मान लीजिए K है, तो क्या होगा, यदि प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का कोई माध्यम है तो क्या होगा, तो धारिता आपका C बराबर क्या होगा, K एप्सिलॉन जीरो A अपान में D, अर्थात धारिता जो है वो K गुना हो जाएगी। चलिए, अब इसी में क्या है, एक अथवा जो है, सॉरी इसमें न्यूमेरिकल लगा हुआ है, वो न्यूमेरिकल भी हम आपको बताते हैं। न्यूमेरिकल में देखिए इसमें क्या कहा गया है, न्यूमेरिकल में कहा गया है 100 माइक्रोफैराड की समांतर प्लेट संधारित्र 400 वोल्ट तक आवेशित है। यदि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा और इसकी संचित ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो दिया है उसे लिखा जाए, संधारित्र की धारिता, अर्थात आपको धारिता C बराबर दिया है 100
माइक्रोफैरड म्यू एफ, इसको हम चेंज कर लेंगे फैरड में, तो 10 की घात माइनस 6 से गुणा कर लेंगे, ये फैरड हो गया। घात है प्लस की 2 है, माइनस में घट जाएगी, 10 की घात माइनस 4 फैरड हो गया। ठीक है। अच्छा, जब इनकी प्लेटों के बीच की दूरी कितनी थी डी, उस समय क्या है इनके बीच जो वोल्टेज था वो कितना है वी है, अर्थात उसका मान कितना है V1 लिख लो चाहिए, V1 बराबर 400 वोल्ट। ठीक है। अब वो कहते हैं प्लेटों के बीच दूरी आधी कर देंगे। अब ये समझ लें आपकी विभवांतर और प्लेटों के बीच की दूरी का संबंध क्या होता है। देखो मैं आपको बताऊं, V बराबर क्या होता है Q अपान C, C बराबर Q अपान B, तो V बराबर Q अपान C हो गया। Q C का मान क्या है एप्सिलॉन 0 A अपान में डी ऊपर चली जाएगी। ठीक है, ये आप थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट मान लीजिए, तो B अनुपाती क्या हो गया डी, अर्थात प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है विभवांतर। तो विभवांतर क्या होगा, अगर प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर देंगे तो विभवांतर भी आधा हो जाएगा। यहां समझ लें आप, क्योंकि V अनुपाती टी, अर्थात यहां से और V2 बराबर क्या हो जाएगा, V2 बराबर हो जाएगा कितना, दूरी आधी हो गई तो ये भी मान आधा हो जाएगा, 400/2 कर दीजिए सीधे से, तो आपका 200 वोल्ट आ गया। ठीक है, सीधी बात। अब इसमें क्या करना है, इनकी ऊर्जाओं में परिवर्तन कितना होगा। हम जानते हैं ऊर्जा U बराबर हाफ CV स्क्वायर होती है। अब C तो यहाँ दिया हुआ है, परिवर्तन के लिए क्या पहले इतना वोल्टेज था, अब वोल्टेज इतना हो गया, ऊर्जा परिवर्तन तो आएगा ही आएगा। तो देखिए ऊर्जा परिवर्तन कितना हुआ, तो पहले तो हम क्या करेंगे U1 निकाल लीजिए, प्रारंभिक ऊर्जा होगी 1/2 CV1 स्क्वायर, 1/2 C का मान 10 की घात -4, V1 का मान 4 यानी कि 400 का वर्ग, 4 × 16 डबल 4 जीरो। तो देखो ये 4 जीरो जो है इस भाग से कट गए, 2 8 16 8। ठीक हो गया, तो ये आपका आ गया 4। ऐसे U2 निकाल लो, हाफ CV2 स्क्वायर 10 की घात -4, V2 का मान कितना है 200, 200 का वर्ग हो गया, देखिए कितना हुआ, ये हो गया 2 दूनी 4, ये आपका हो गया 40,000। इसमें भी देखिए 4 जीरो में 4 जीरो काट लो, इसे कट जाए 2 दूनी 4। ठीक है, तो इस तरह से क्या है ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा U1 - U2, 8 में से 2 गया 6 जूल आपकी ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, आप समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।